So, welcome to the channel again. So, in this PYQ series of UGC Net, I am solving the papers from 2018, 19, 20, 21, 22, and now this is the 2023 PYQs, which I will be starting. This is the part one. If you are new to this channel और अगर आप पहली बार हैं तो मैं इस चैनल पे बेसिकली आई एम सॉल्विंग द पेपर आई एम टैकलिंग द पेपर आई एम एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट इफ इट इज देयर इन द if the question requires if the question has any kind of concept. उसके अलावा आई विल टेल यू व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द यूजीसी नेट, ठीक है। उसके अलावा आई हैव आल्सो मेड अ वीडियो ऑन टिप्स एंड ट्रिक्स, दैट इज द फर्स्ट वीडियो, द इंट्रोडक्टरी वीडियो. So, with all these videos and going through all these PYQs, I'm sure that you will be achieving good marks in your exam because I've already told that the remembrance is the key and revision is the key to success in any of the competitive exams. With this, I will be taking the first question. Okay, this is an interesting question from the Hindu Adoption and Maintenance Act, and I also want to say that it is also a repeat question from 2022 PYQ. बस उसमें जो सवाल था वो फादर को रिलेटेड था. नाउ इट इज मदर. बहुत ही सिंपल आंसर है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. द क्वेश्चन इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, बैचलर मेल्स अडॉप्ट अ चाइल्ड, ही सब्सिक्वेंटली मैरीज अ वुमेन. सच वुमेन विल बी, एंड द आंसर इज बी, द स्टेप मदर ऑफ द अडॉप्टेड चाइल्ड. क्यों स्टेप मदर क्यों होगी? क्योंकि इसको मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में बताया, बट फिर भी ब्रीफ में बता देता हूँ. क्योंकि एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन बोथ ऑफ देम आर नॉट मैरिड, ठीक है, दोनों की शादी नहीं हो रखी थी. अगर तो इसीलिए अगर दोनों की शादी हो रखी होती तब दोनों ने अडॉप्ट किया होता, तब वो अडॉप्टिव मदर होती. बट क्या है, अडॉप्टिव मदर हो या अडॉप्टिव फादर हो, पिछले केस में क्या था कि पिछले केस में ये चीज थी कि औरत ने फीमेल ने अडॉप्ट कर लिया था, उसके बाद उसने शादी करी, तो दैट विल बी स्टेप फादर. सो वाइस वर्सा, here it would be step mother, not adopted mother, क्योंकि at the time of marriage उसने अडॉप्ट नहीं किया, उसके कंसेंट से अडॉप्शन नहीं हुआ है, तो वो अडॉप्टिव मदर नहीं होगी. she will be step mother. I hope I have made my point clear, ठीक है. एंड अब हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस कर लिया है, बट इट इज डिट्टो रिपीट क्वेश्चन फ्रॉम 2022 पीवाईक्यूज, एंड आई होप यू हैव बीन गॉन थ्रू द लास्ट वीडियो. और अगर नहीं की तो जाओ एक बार देख लो उसको, और सारी देख लो बल्कि, क्योंकि फिर एक पैटर्न बनना शुरू होगा, ठीक है. सो विद दिस बीइंग सेड, वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. So, coming to this interesting question from the Hindu law, if you have not watched my earlier videos, तो मैं सबसे पहले एडवाइस देता हूँ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैं बाद में देता हूँ. एडवाइस इज दैट दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट हिंदू लॉ या फिर कोई सा भी पर्सनल लॉ है, क्या वो मुस्लिम लॉ हो या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट हो, तो उसमें बेसिकली जो प्रोविजंस इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट दोज आर रिलेटेड टू मैरिजेस, डाइवोर्स, वॉइड मैरिजेस, वॉइडेबल मैरिजेस, irregular marriages, that is there in the Muslim law. उसके अलावा adoption, maintenance and all. So I hope if you have seen those videos तो आपको ये पता होगा and you are taking all the notes. So now coming to the question that a Hindu male having a Hindu wife changed his religion and adopted Islam in 2012. He married again to a Muslim girl in 2013. In 2014, his wife died. His second marriage is. तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसमें आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग टू एक्सप्लेन इफ यू आर मेकिंग द नोट्स एंड गोइंग थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट्स in the earlier videos. So the answer is 4, void, as his second marriage amounts to bigamy, ठीक है. तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, एंड देयर इज ऑल्सो अ लैंडमार्क जजमेंट विच यू विल फाइंड आउट, which I have also mentioned in the explanation part, that is Sarla Mukdal versus Union of India, which is categorically on this particular scenario only. कि अगर आप सिर्फ इस वजह से कि आप मुस्लिम एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं, अपनी अपना रिलीजन कन्वर्ट करते हैं टू मुस्लिम रिलीजन, then it is not allowed under Indian law. So I hope I've explained. So I will be taking the next question. So again, very easy and straightforward question from Hindu law. That is, which one of the following is not a ground for divorce under Section 13 of the Hindu Marriage Act 1955? तो इफ यू आर फॉलोइंग माई अर्लियर वीडियोस, अभी तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, जो भी मैंने आपको बताया है कि किस पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट 75% ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड ओनली फ्रॉम द 30 to 35% ऑफ द पर्टिकुलर लॉ, और जो मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है. तो देखो अगेन, it is becoming true as we are moving from year to year.
ठीक है। तो क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। रेस्पोंडेंट इज कन्विक्टेड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस, इट इज नॉट अ ग्राउंड। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आगे पढ़ने की इतनी जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है और बहुत इजी क्वेश्चन है। I don't think there is any explanation, but I have also, beside the question, there is an explanation. If you want to read it and take notes, you can. You are more than welcome. So I will be taking the next question. Okay, this is again very simple question from Muslim law. और अगर आपने थोड़ा सा भी डीप डाउन पढ़ा है उसको और ट्रैक किया है तो आपको पता होगा दैट इन मुस्लिम लॉ इफ अ person cannot give, a Muslim can make a bequest of his property without the consent of the heirs to the extent of only one third of the property. आप क्या चाहें या ना चाहें, वन थर्ड से ज्यादा प्रॉपर्टी आप अपनी आयर्स के कंसेंट के बिना किसी बाहर वाले को दे सकते हैं, सिर्फ वन थर्ड प्रॉपर्टी। टू थर्ड पे आप वो नहीं कर सकते। टू थर्ड वो जो आयर है उनकी कंसेंट लेके दे सकते हैं, विदाउट कंसेंट नहीं दे सकते। ठीक है, तो वेरी सिंपल। तो आई थिंक आई विल मूव ऑन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है, तो आई विल बी reiterating my advice which I give in all the PYQ videos, that is that in constitutional law it is utmost importance कि आप फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस है, आर्टिकल 368 है, प्रोविजंस रिलेटेड टू इमरजेंसी, प्रोविजंस रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, ये मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। और ये बात मेरी सिद्ध होती हुई क्योंकि मैं पिछली वीडियोस में भी ये चीज बोल चुका हूँ और लेटर ऑन हमारे पास सेम उन्हीं जगहों से क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने आपको एडवाइस की है। सो द क्वेश्चन इज विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। पीछे बैकवर्ड क्लास के बारे में पूछा गया था। कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास किस आर्टिकल में आई है? ठीक है, तो आप, आई होप आप नोट करते हुए चल रहे हैं। अमेंडमेंट्स आर इंपॉर्टेंट एंड लास्ट रिसेंट 10 अमेंडमेंट्स और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो इंपॉर्टेंट है और शेड्यूल्स आर इंपॉर्टेंट। सो आई होप आई मेड माय पॉइंट वेरी क्लियर, सो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने शायद पिछली पीवाईक्यू की वीडियो में एक पूरा का पूरा, अगर आपने गो थ्रू किया होगा तो मैंने ये चीजें नोट डाउन करवाई थी। इससे ही रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी थे, आई होप आपने वो नोट डाउन कर लिए हो। इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, दैट विच कंट्री डज नॉट प्रोवाइड एनी रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम। एज वी ऑल नो द यूके हैज कॉमन लॉ सिस्टम जहाँ पर एवरीथिंग इज derived फ्रॉम द जजमेंट्स। Most of the things are derived from the judgments, so they don't have anything written there. So it's very easy that UK is the answer. US के पास हमारी तरह written constitution है, fundamental rights है। India, so you know, so बहुत easy question. I will be taking the next question. Another very simple question. I don't think I need to explain anything. सारे explanation जो भी अगर आपको थोड़ा सा समझना है तो that is written to take notes. The explanation is beside the question. The question is which among the following follow a parliamentary system of government? So that is India and Australia. Both the countries have parliamentary form. UK में आपको पता है कि there is a different kind of system, that is the president or monarch is there. तो monarchy democracy है वहाँ पर। And USA, you know, it's the presidential form of government is there. So, very easy question. I will be taking the next question. Another very easy question, that which of the following country follow the distribution of power? Distribution of power का मतलब क्या होता है कि फेडरेशन, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है, जहाँ पर आपकी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड द थर्ड ऑर्गन, दैट इज द लेजिस्लेचर, आर डिफरेंट। ठीक है, और द पावर हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेंटर और स्टेट। So India has the same. USA is very rigid federation, and Canada is also having a federation, federal structure. The only one which is not having a federal structure is UK. So the answer is very easy. So I will be taking the next question. Okay, this is also very easy question from the personality part of the jurisprudence. और ये बहुत ही लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। A human being ceases to be a person in law as in fact ऑन बीइंग एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट। नो, इंसॉल्वेंट बंदे के ऊपर भी केस होता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है एंड द आंसर इज ऑन रिनाउंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप। नो, सिटीजन नहीं रहा तो मर थोड़ी नहीं गया। ऑन कन्विक्शन नहीं, डेथ, डेथ के टाइम पे वो ही इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ ह्यूमन।
ठीक है, juristic पर्सन नहीं रहता है। So the answer is death. So I will be taking the next question. Okay, so now this is something which is out of the blue question, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हालांकि आई नो कि आपने जेरेमी फ्रैंक को पढ़ लिया होगा, रियलिस्ट स्कूल से है। ठीक है, बट इतना डीपली शायद हम लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पास हमारे पास टाइम भी नहीं होता है। तो अगर हमारा थोड़ा सा हमने गो थ्रू कर ली हैं, बहुत सी चीजें हमें पता होंगी, बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है दैट अमेरिकन रियलिस्ट जज जेरेमी फ्रैंक डिस्क्राइब्स हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स रियलिज्म एज वन ऑफ द, तो ये अमूमन लोगों को नहीं पता होता, तो ये आप डरने वाला क्वेश्चन नहीं है। दिस इज आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन, जो कि हार्ड है, वेरी हार्ड है। और इसीलिए इसकी जो मेंशन है, जो कि एक्सप्लेनेशन है, दैट इज देयर बिसाइड द क्वेश्चन। जस्ट गो थ्रू इट एंड मार्क इट एंड नोट इट डाउन, सो दैट अगर इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें पता हो। और इसमें जितनी भी एक्सप्लेनेशन में पॉइंटर्स हैं वो आपको एक बार गो थ्रू कर लेने हैं, उनको मार्क डाउन कर लेना है। ठीक है, ताकि अगर, क्योंकि हर क्वेश्चन से कम 5-7 क्वेश्चन बनते हैं, और ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो 8-8 भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमें यही करना है कि क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट दिया है वो तो पढ़ना ही है, उसके अलावा तीनों ऑप्शन भी पढ़ने हैं। So this is the advice. So I will be taking the next question. Okay, so this is very interesting question from IPR. The question is, with respect to which of the following kinds of IPR there exists a statutory ban for assignment. तो अब हम पहले ये समझते हैं assignment क्या होता है। असाइनमेंट का आईपीआर के वर्ल्ड में मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज को किसी और पर्टिकुलर बंदे या जगह या चीज से वो दे देना या असाइन कर देना। ठीक है, अब पेटेंट में असाइनमेंट होता है, ट्रेडमार्क में असाइनमेंट होता है, और लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट में भी असाइनमेंट होता है, मतलब किसी और को दिया जा सकता है विद रिटन एग्रीमेंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इन्वेंशन है तो मोबाइल फोन में कुछ राइट्स को असाइन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉयल्टी एंड ऑल, कि कोई और भी बना ले, कोई थर्ड पर्सन बना ले। ठीक है, ऐसी ट्रेडमार्क के साथ है, ऐसी ट्रेडमार्क को भी किसी और को असाइन किया जा सकता है, लेआउट और इंटीग्रेटेड सर्किट को भी किया जा सकता है। बट geographical indication in its name suggests that there is something which is belonging to a particular place, which is connected to a particular geographical place. For example, Darjeeling tea, कांचीपुरम साड़ी, तो हम उसको असाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि मेन पर्पस ऑफ द एक्ट और द प्रियम्बल ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज टू असाइन अ पर्टिकुलर थिंग टू अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, तो अगर हम उसको असाइन करना अलाउ कर देंगे, स्टैट्यूटरी बैन नहीं लगाएंगे, तो पूरा का पूरा जो एक्ट जिस चीज के ऊपर खड़ा है वो ही नहीं रह पाएगा। सो दिस इज द रीजन बीइंग असाइनमेंट इज स्टैट्यूटरी बैन इन द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट। I hope I have explained the concept, and with this I will be taking the next question. Okay, so this is also an interesting question from IPR, but if you have seen my earlier videos, तो जहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, दैट इज पर्सनैलिटी थ्योरी, विच इज रिलेटेड टू आईपीआर। उसमें क्या होता है, पर्सनैलिटी थ्योरी ब्रीफ में बता देता हूँ कि जैसे आपने कोई इन्वेंशन किया या कोई चीज, कोई पेंटिंग बनाई, तो उसमें आपकी पर्सनैलिटी झलकती है बनाने वाले की। तो अगर आप उस पेंटिंग को बेच भी दोगे तो कुछ राइट्स आपके पास रह जाती हैं, कि उसके अंदर अगर आपने किसी पर्सपेक्टिव से कोई चीज दिखाई हो, पेंटिंग किसी पर्सपेक्टिव से बनाई है, तो खरीदने वाला उसका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपने सन को कहीं से निकलता हुआ दिखाया है, तो वो अब उसको चेंज करके कहीं और नहीं बना सकता। इतनी राइट आपके पास रहती है, जिसको हम कहते हैं मॉरल राइट्स, एंड दिस इज ओनली इन द कॉपीराइट। क्योंकि क्या है कि बनाने वाले ने जो पेंटिंग बनाई या फिर कोई वीडियो बनाई या कोई चीज बनाई, तो उसने कुछ पर्सपेक्टिव दिखाने की उसमें कोशिश की है, तो आप उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी थ्योरी। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस। और बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। बाकी अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उसमें लेबर थ्योरी के साथ पर्सनैलिटी थ्योरी, सोशल थ्योरी, इस तरीके की थ्योरीज मेंशन है। तो आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर। सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so another very important question, because I have already told जो भी इंटरनेशनल लॉ से डील होती हैं चीजें हमारी, आईपीआर भी किसी हद तक इंटरनेशनल लॉ का थोड़ा पार्ट है, तो उसमें हमारी कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और आपको मेजर कन्वेंशंस तो पता होनी ही चाहिए। जैसे कि पेटेंट से रिलेटेड मेजर कन्वेंशन है बुडापेस्ट ट्रीटी 1977। ठीक है, और बर्न कन्वेंशन इज रिलेटेड टू कॉपीराइट, है ना। मैड्रिड कन्वेंशन इज रिलेटेड टू ट्रेडमार्क, एंड वॉशिंगटन ट्रीटी इज रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड सर्किट। चार पॉइंट तैयार हो गए हैं, इनको नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, जहां पर भी आपने पन्ना बनाया है, पेजेस छोड़े हैं आईपीआर के लिए।
चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। इस बार पूछी है रिलेटेड टू पेटेंट, अगली बार ये हो सकती है वॉशिंगटन ट्रीटी या बर्न कन्वेंशन या मैड्रिड एग्रीमेंट। आई होप आई मेड माई पॉइंट एडवाइस एंड एक्सप्लेनेशन वेरी क्लियर, सो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, a very easy question. That is, which kind of patent is protectable in India? That is process patent. आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट पेटेंट कौन से अमेंडमेंट के बाद हुआ है कि दैट प्रोडक्ट पेटेंट इज आल्सो एडमिसिबल इन इंडिया। तीन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, 1999 का अमेंडमेंट, 2002 का अमेंडमेंट एंड 2005 का अमेंडमेंट। आई विल गिव यू एंड आई विल सजेस्ट यू गो थ्रू ऑल दोज अमेंडमेंट्स और उसके एक मेजर चेंजेस आप पता कर लो, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। तब तक जो चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन क्लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी माइनर एक्ट का, तो वो पढ़ना है। और बाकी 4 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट मेंशन है ही, तो उसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लो। विद दिस बीइंग सेड, आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अनदर रिपीट क्वेश्चन फ्रॉम आई थिंक 2022। पीवाईक्यू से रिपीटेड है, अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, अगर पिछली वीडियोस को गो थ्रू कर लिया है, सो आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन, आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इसमें भी कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, एज पर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप अमंग देम and human being, other living creatures, plant, microorganism, and last thing is property, which is mentioned under section 2 clause M. Go through it, mark it, note it down. Very important point, as it is also one of the definition clauses, तो जो आपको पता होने चाहिए। आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द लॉ ऑफ थॉट्स, ये शायद रिपीट सवाल है और बहुत इजी क्वेश्चन है, 2018-19 में ये भी पूछा गया है। दिस इज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डैमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डैमनम, डैमेज विदाउट इंजरी एंड इंजरी विदाउट डैमेज। सो आपको पता है ब्रीफ में कि डैमेज विदाउट इंजरी इज नॉट पनिशेबल, बट इंजरी विदाउट डैमेज इज पनिशेबल। So there should be a legal right which should be violated in the law of tort, and very easy question है ये, and option 2 HB versus White is the answer to this question. Still some जो cases है उनकी थोड़ी explanation दे रखी है। I will also say to you, go and search these cases and mark it down in your notebook, because the law of tort is something from common law which only stands on the legal precedents, that is the decision of the judges. So with this advice, I will be taking the next question. Another repeat question from the last PYQs. So I will not be going in explaining the concept of prospectus. This I have already explained in the PYQs of 2022. So और अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, रेड हेयरिंग इज अ प्रोस्पेक्टस दैट इज प्रायर टू द इश्यू ऑफ द मेन प्रोस्पेक्टस। एक छोटा प्रोस्पेक्टस होता है मेन प्रोस्पेक्टस से से पहले, जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें लिखी होती हैं, ठीक है। क्रक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो एंड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इज लाइक अ ब्रोचर ऑफ एनी कंपनी। तो मैं ब्रीफ में मैंने बता दिया, बट अर्लियर वीडियो में वो आपने यू हैव टू गो थ्रू द पीवाईक्यूज ऑफ 2022, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डीप में उसमें मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। सो विद दिस आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज अ लीगल मैक्सिम। इसमें तो फिर समझाने वाला कुछ नहीं होता, सिंपल सा टर्म है, वो आपको याद करना है, रटना है, रिमेंबर करना है, और रिमेंबरिंग की है रिवीजन, तो रिवीजन से हो जाएगा, नोट इट डाउन। अच्छा, ऐसी मैक्सिम मेजरली आपको टॉर्ट में मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलेगी, और हर जगह मिलेंगी, ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लॉ में मिलेंगी, है ना, जस्ट कोजेंस, डिफरेंट डॉक्ट्राइन्स। तो इस तरीके की चीजें मोस्टली हम डिस्कस कर चुके हैं, आप नोट्स बना लेना, बट स्टिल आई एम ट्राइंग that once I will complete this PYQ series of the UGC NET, I will be making videos on all the maxims and the doctrines and all the landmark judgments which are important from international law, tort and contract. So that will be the next step which I will be taking. But till then, ऑलमोस्ट हम लगभग 500 से ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं। सो काफी सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, काफी सारे केसेस आपने नोट डाउन कर लिए होंगे क्वेश्चंस में से जो निकल कर आते हैं। सो दोज आर ऑल रिपीटिंग नाउ, सो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, दैट इट इज अ माइनर एक्ट एंड डेफिनेशन इज आस्क्ड। सो मैं मेरी जो भी एक्सप्लेनेशन है, जो भी एडवाइस है, वो बहुत सटीक है, ठीक है। तो वो आपको
डिफरेंट पीवाईक्यूज में बिल्कुल ही साबित होती हुई दिख रही है। तो बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आई होप आप मेरी एडवाइजेस पर काम कर रहे हैं, नोटबुक बना रखी है, चीजों को मार्क कर रहे हैं, और इन्हीं का बस रिवीजन करके आप अच्छे स्कोर पा पाएंगे। आपको अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस और बिलीव रखना पड़ेगा। मोस्टली कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुके हैं, सो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए इन योर नोटबुक। ओके, सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी। मैंने पहले ही बोला है कि ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 201 से लेकर 210 तक है, और उसके अलावा भी कुछ सेक्शंस और भी हैं, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट एजेंसी का पढ़ना पड़ेगा। मैंने थोड़ी डिटेल में, थोड़ी ब्रीफ में पिछली पीवाईक्यूज में बता दिया है, तो आई विल नॉट बी गोइंग। द क्वेश्चन इज कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ एजेंसी which is provided in the answer is section 185 of the Indian Contract Act 1872. So straightforward hai, so I will be taking the next question. Okay, another situational based question from Indian Contract Act 1872. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग से हो सकता है। द क्वेश्चन इज, A makes a contract with B to buy B's horse if A survives C. The contract can be enforced by law only when, the question मैं हिंदी में समझा देता हूँ। ये दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए और बी ने, कि भी ए जो है वो बी का घोड़ा जब खरीदेगा अगर सी उससे पहले मर जाता है। तो क्वेश्चन इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है ही नहीं। इट कैन ओनली बी एनफोर्स्ड व्हेन सी डाइज इन द लाइफ टाइम ऑफ बी, यानी कि ए के जिंदा रहते हुए सी मर जाए, क्योंकि अगर ए मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे ही नहीं हो सकता। तो सी, और उसने कंडीशन रख दी है कि सी उसके जीते जी अगर मर गया तो बी का घोड़ा खरीद लेगा। तो सी अगर मर जाएगा तो द कॉन्ट्रैक्ट विल बी एनफोर्स्ड। सो with this I will be taking the next question. Another easy question from international law, that is from landmark judgment, which is also a repeat. So I will not be going in the explanation. Explanation is there still beside. So बाकी केसेस की गो थ्रू भी कर लेना, इस केस को भी गो थ्रू कर लेना। मैं केस में एक बार क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता देता हूँ। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन डी फैक्टो एंड डी जूरे रिकॉग्निशन फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द इंटरनल एक्ट्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी। दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ लूथर वर्सेस सागर। डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्वेश्चन इज फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉग्निशन। डी जूरे डी फैक्टो रिकॉग्निशन कई बार वी हैव डिस्कस्ड। इन ब्रीफ में बता देता हूँ। डी जूरे का मतलब होता है द रिकॉग्निशन विच इज गिवन बाय लॉ। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस ने अगर किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। और डी फैक्टो का मतलब होता है इट इज अ काइंड ऑफ टेम्पररी रिकॉग्निशन, ठीक है। डी फैक्टो, डी जूरे परमानेंट होता है बिकॉज इट इज इन लॉ। जूरे वर्ड इज देयर। डी फैक्टो का मतलब होता है कि इन फैक्ट it's a temporary, not recognized by law, but still have some force. So I hope I have made my point clear. So we will be taking the next question. Another question that falls in the category of very hard question, इसका आंसर मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। तो the question is, a man's nationality is a continuing legal relationship between the sovereign state on one hand and the citizen on the other hand. The fundamental basis of a man's nationality is membership of an independent political community. The definition of nationality was given by the British Maximum Claims Commission in the case of Ray Lynch. So nationality का एक important केस है, लैंडमार्क जजमेंट है, और ये री कैस्टोनी और री मुनियर और ह्यूमंस केस all are important judgments, landmark judgments, ठीक है। So which you should know. So note these down. एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरे को भी नहीं पता था। सो इट्स अ टफ क्वेश्चन, बट स्टिल अब आने वाले पीवाईक्यूज में हो सकता है कि रिकास्टोनी या फिर कोई और सा केस पूछ लिया जाए। तो नाउ यू शुड नो, सो नोट इट डाउन। दैट इज द ओनली एडवाइस व्हिच आई वांट टू गिव। सो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ। मैंने पहले ही बताया है अपनी लास्ट वीडियोस में, पीवाईक्यूज में, कि इंटरनेशनल लॉ में हमें इंटरनेशनल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है उनकी एक लिस्ट बनानी है, उनको तो पढ़ना है ही है। उसके अलावा स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया है कि यूएन का चार्टर और द चार्टर ऑफ आईसीजे आर एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो आपको मोटा मोटा जनरल असेंबली, इकोसोक, सिक्योरिटी काउंसिल कहाँ मेंशन है, कि कौन सा उसमें मेंशन है, आईसीजे कहाँ मेंशन है, फिर आईसीजे का चार्टर, उसमें उसकी पावर्स, ठीक है।
सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहाँ मेंशन है, तो ये थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए, जिसमें से ये क्वेश्चन एक रिपीट क्वेश्चन है, डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट ईयर्स में पूछा जा चुका है, दैट द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन पास द यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन एंड द आंसर इज नवंबर 3 1950. So with these being said, I will like to reiterate one more thing, that जैसे अब हम PYQs को पढ़ते जा रहे हैं, लगभग 500 हम पढ़ चुके हैं। सो नाउ वी आर फीलिंग अ पैटर्न। अगर आपने नोटबुक बना रखी है तो आपको ये बहुत साफ साफ दिख रहा होगा कि एक पर्टिकुलर पैटर्न है, पर्टिकुलर प्रोविजन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, किसी भी मेजर एक्ट में से सिर्फ 30% में से 75% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और बचे हुए 75% में से सिर्फ 25% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेरी दी गई एक एक एडवाइस अब आपको काम आ रही है, क्योंकि मोस्टली कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर लिए, तो अब कॉन्सेप्ट का डिस्कशन भी कम होता जा रहा है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न अब हम समझ चुके हैं, हमारे दिमाग में बसने लगा है, बस इनको आपको बार बार पढ़ना है, क्योंकि रिवीजन, रिमेम्बरेंस इज द की, एंड टू रिमेम्बर द की इज टू रिवाइज। तो जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आप इजीली आंसर कर पाएंगे। विद दिस बीइंग सेड, आई विल जस्ट लाइक टू से दैट जस्ट subscribe the channel, like the video if you are getting benefits from these videos, so that these encourages me to make more videos. So with this, we will be meeting in the next video.